पोर्टलैंड की गलियों में खौफ था। हर रात कोई ना कोई लड़की गायब हो रही थी और उनकी बॉडी तीसरे दिन टुकड़ों में मिलती। लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस के लिए ये केस कोई इजी केस नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका डाला, क्योंकि ये आदमी सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, बल्कि सेटनिक रिचुअल्स में भी बहुत बिलीव रखता था। ये केस था द गोस्ट किलर का, जिसने पोर्टलैंड की गलियों में एक वक्त सन्नाटा कर दिया। पोर्टलैंड का शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी तो रहे थे, लेकिन हर सड़क, हर कोने में एक डर की लहर छुपी थी। 1 साल हो चुका था जब पहली लड़की अबडक्ट हुई थी। 23 साल की आर्ट्स की स्टूडेंट एमिली हैरिस एक रात बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली, बहुत बुरी हालात में। पुलिस के पास सिर्फ एक चीज थी, एक नोट जो कि एमिली ने अपने हाथों से ही लिखा था, कैच मी इफ यू कैन। ये नोट उसके किलर ने एमिली को मारने से पहले टॉर्चर कर कर लिखवाया था। ये शुरुआत थी उस केस की जिसे मीडिया ने बाद में द गोस्ट गेम भी कहा। किलर का एक खास पैटर्न था, वो सिर्फ यंग लड़कियों को ही किडनैप करता था, आमतौर पर 18 से 25 साल की उम्र के बीच में, और सभी लड़कियों को रात को ही किडनैप किया जाता था, अंधेरी और सुनसान गलियों या पार्किंग लॉट से। और तीसरे दिन उनकी लाश कहीं ना कहीं से शहर के किसी ना किसी कोनों में मिलती थी। उनको बहुत दर्द, बेरहमी और भयानक तरीके से मर्डर किया होता था, और हर बॉडी के पास पुलिस को वही मॉकिंग नोट मिलता जिसमें लिखा होता, कैच मी इफ यू कैन। जैसे किलर पुलिस को ही चैलेंज कर रहा था। डिटेक्टिव मार्क ब्रैकले, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने कई बॉडीज को स्टडी किया, और इस बार जो विक्टिम थी उसका नाम था सारा कॉलिंस। सारा की उम्र सिर्फ 20 साल थी। गुमशुदा होने के एक रात पहले वो लाइब्रेरी में लेट नाइट पढ़ाई कर रही थी। उसके फ्रेंड्स ने 2 रात पहले ही उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवाई। अब वो उनके सामने मुर्दा पड़ी थी। उसके हाथों पर निशान थे जैसे उसे कई दिनों तक बांधा गया हो। उसकी आंखें खुली थी, डर से भरी हुई, और उसके बगल में वही खून भरा नोट भी था जिसमें पुलिस को चैलेंज किया होता था। डिटेक्टिव मार्क की मुश्किलें अब बढ़ रही थी। वो शुरू से ही इन केसेस को बहुत सीरियस ले रहे थे, क्योंकि पोर्टलैंड में पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, और किलर का हर एक मूव ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन किलर कभी भी कोई निशान नहीं छोड़ता था, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना डीएनए, कुछ भी नहीं। जैसे कि वो हर मर्डर के बाद हवा में गायब हो जाता हो। शहर एक चेस बोर्ड बन गया था, और किलर हमेशा 2 कदम आगे रहता था। किलर के तरीके में एक अजीब सी परफेक्शन भी थी, जैसे कि टॉर्चर कैसे करना है उसका पूरा प्लान बना होता था। हर लड़की को जलाया, काटा या मारा गया था, जैसे उन्हें सफरिंग के लिए जिंदा रखा हो। मौत को तंग करने का एक तरीका। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने दिखाया कि इंजरीज कभी भी फेटल नहीं होती थी, बस सिर्फ इतनी जिससे विक्टिम को दर्द दिया जा सके, बहुत ज़्यादा दर्द। पुलिस ने इन किलिंग्स में एक कॉमन लिंक ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब लड़कियां अलग अलग जगहों से किडनैप की गई थी। उनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग था। पुलिस के सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या इन सब लड़कियों का किलर एक ही है या डिफरेंट किलर? लेकिन पुलिस के पास इन क्वेश्चंस का भी आंसर अभी तक तो नहीं था। किलर पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहता था, जैसे वो पुलिस को पहले से ही जानता हो। किलर पुलिस के हर मूव को एंटीसिपेट कर लेता था। अब पोर्टलैंड में नेशन वाइड सर्च होनी शुरू हो गई, क्योंकि मामला एक सीरियल किलर का था। पुलिस की 2 सर्च टीम बनाई गई। सर्च टीम ए, जिन्होंने विक्टिम्स की कॉल लिस्ट को खंगालना शुरू किया तो कि पता लगाया जा सके कि मरने से पहले लास्ट बार विक्टिम्स ने किसी कॉमन लिंक के साथ बात तो नहीं की। टीम बी, जिन्होंने फोरेंसिक डिटेल्स पर फिर से सर्च शुरू की तो कि कुछ भी छोड़ा ना जा सके। पोर्टलैंड की सड़कों में सन्नाटा था, और कोई भी अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान एक और अबडक्शन हुई। इस बार 24 साल की जर्नलिस्ट, जो कि इसी न्यूज़ को कवर कर रही थी, जेनिका स्मिथ।
अब सभी को तीसरे दिन का इंतज़ार था, क्योंकि किलर के पैटर्न के अकॉर्डिंग तीसरे दिन ही विक्टिम की लाश मिलती थी और पुलिस ने सारा शहर सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टाइम तक पुलिस पर भी बहुत प्रेशर था तो कि किलर का पता लगाया जा सके और हो सके तो जेनिका की जान को बचाया जा सके। द क्लॉक वॉज टिकिंग, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिससे खौफ का मंजर और खतरनाक हो गया। जेनिका की लाश टुकड़ों में मिली और वो भी पुलिस स्टेशन के ही सामने। उसके हाथ में भी एक नोट था, लेकिन इस बार किलर ने लिखा था यू आर क्लोज। मतलब किलर कोई ऐसा था जो कि पुलिस को बहुत नज़दीक से जानता था। ये मर्डर्स अब न्यूज़ में भी आने शुरू हो गए, क्योंकि पोर्टलैंड में कभी इतना बड़ा इंसिडेंट हिस्ट्री में भी नहीं हुआ था। लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशंस में पता लगा कि इन न्यूज़ को किलर भी अपने घर में बैठकर देख रहा था। ये किलर अपने ही फैलाए हुए खौफ को बड़ी खुश होकर टीवी पर देख रहा था। लोगों के लिए ये किलर अभी भी एक रहस्य ही था, क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। एक आदमी जो बिना वार्निंग के क्राइम करता और हवा में गायब हो जाता। उसने हर अबडक्शन का प्लान बनाया था, हर एक लड़की का पीछा किया, उनकी रूटीन को फॉलो किया और फिर अपने क्राइम को अंजाम दिया। किलर लड़कियों को घंटों तक टॉर्चर करता, जैसे उनके दर्द से उसे अपने आप को सुकून मिलता। फिर मारने से पहले उनसे एक नोट भी लिखवाता। किलर का नाम था सैमुअल वॉटसन, लेकिन सैमुअल एक सिर्फ ट्विस्टेड किलर नहीं था, वो सैटेनिक रिचुअल्स को भी बहुत दिलचस्पी से फॉलो करता था। सैमुअल का सैटनिज्म का ऑब्सेशन कोई नया ऑब्सेशन नहीं था। ये उसके टीनेज ईयर्स में स्टार्ट हुआ था, जब उसने एक पुरानी किताब एक सेकंड हैंड स्टोर से खरीदी और सेटन को सर्व करना शुरू किया। वो किताब पुराने रिचुअल्स और डार्क इन्वोकेशन से भरी हुई थी, जो जिंदगी और मौत पर कंट्रोल करने का एक तरीका बताती थी। हर एक मर्डर एक ऑफरिंग था उसके लिए, और हर एक मौत एक बलि थी जो सेटन के नाम पर चढ़ाई जा रही थी। जब भी वो किसी भी नई लड़की का मर्डर करता तो वो अपने अपार्टमेंट में एक कोने में रिचुअल्स भी परफॉर्म करता, कैंडल्स के बीच में एक ब्लैक अल्टर के सामने। उसका यकीन था कि इन चीज़ों से उसे इम्यूनिटी मिलती रहेगी, जो कि अब तक सच भी दिख रहा था। और शुरू में ये सब कुछ सच लग रहा था। पुलिस के लिए ये सब कुछ एक पजल थी अभी तक, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मार्क ब्रैकले, जो कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने पुरानी फाइल्स को खंगालना शुरू किया और एक कॉमन लिंक ढूंढा। वो कॉमन लिंक था एक पेंटाग्राम, जो शायद किसी ने भी पहले नोटिस नहीं किया था। अब जब वो सिंबल दूसरे विक्टिम्स के बिलोंगिंग्स में भी मिलना शुरू हुआ, तब मामला समझ में आया। ये कोई सिंपल मर्डर केस नहीं था, रिचुअलिस्टिक किलिंग थी, जिसमें सैमुअल सेटन के लिए ऑफरिंग चढ़ाता था। जब टास्क फोर्स ने दोबारा क्राइम सीन को देखना शुरू किया, तो उन्होंने एक नए नज़रिए से देखा। हर लोकेशंस पर सिंबल पाए गए, जो कि अब तक छुपे हुए थे। अब पुलिस ने ऑकल्ट कम्युनिटीज पर फोकस करना शुरू किया और सैमुअल वॉटसन का नाम रडार पर सबसे ऊपर आया। एक रात जब वो अपने अगले विक्टिम की तलाश में निकला, तो पुलिस ने उसको घेर लिया। सैमुअल के पास मर्डर वेपन्स भी मिले और डीएनए भी मैच हो गया। सैमुअल स्टन्ड था। उसको लग रहा था कि सेटन अभी तक उसको इम्यून रख रहा है। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो कोई भी सुराग क्राइम सीन पर नहीं छोड़ता था। उसके खेल का आज अंत हो गया था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उसके अपार्टमेंट में भी एक सर्च शुरू की गई। वहाँ सब सबूत मिल गए, एक अल्टर, सैटेनिक बुक्स और उसके पहले विक्टिम्स की छोटी छोटी ट्रॉफीज, जो कि उनके बॉडी पार्ट्स थे। जो भी हिस्से लाशों में मिसिंग थे, वो सैमुअल के घर में पाए गए। पुलिस ने सैमुअल को 14 मर्डर्स के लिए चार्ज किया और सैमुअल को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, क्योंकि हर केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट था। हमारी दुनिया में कुछ ऐसे बंद दरवाजे हैं जो खुल जाए तो बुरे सपने हकीकत में बदल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम बी सेफ एंड वॉच आउट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे ही एपिसोड्स को सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बियॉन्ड बॉर्डर्स। थैंक यू।